वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे जो दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, जिसका फुल डिस्कशन कराया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले 6 सेट करा दिए गए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, आई कैम, आई सॉ, आई कॉन्कोरेंट किसने लिखा है? ये लिखा है जूलियस सीजर ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कुछ बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी से याद कर लीजिएगा, जैसे इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर ने लिखा है। एन ऑटोग्राफी ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखा। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा ने लिखा। नो स्पिन सेनवार ने लिखा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह ने लिखा है। सन्नी डेज सुनील गावस्कर ने लिखा था। और वाइड एंगल अनिल कुंबले ने लिखा है। अनिल कुंबले को जम्बो भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच ये किसने लिखा है? ये लिखा है मिल्टन फ्रीडमैन ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कुछ अन्य पत्र पत्रिका एवं पुस्तक जिसे बता देते हैं, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान इसे मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। इंडियन मिरर और वाम बोधनी केशव चंद्र सेन ने लिखा था। इंडिपेंडेंट को मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। कॉमरेड हमदर्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था। और फ्री हिंदुस्तान को तारकनाथ दास ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल ये 3 पुस्तकों को अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो वह जो है विशेषित अधिकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। विशेषित अधिकार के वीटो का प्रयोग जो है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है। पहला है अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रथम उपयोग जो है ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 ईस्वी में किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर, इसे ध्यान रखिएगा। धान की खेती किस प्रकार की गैस निकालती है? तो धान की खेती से मीथेन गैस निकलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। हरित गृह परिवार में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% तथा मीथेन का 20% योगदान रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यूरोपीय संघ के 20 देशों का मुद्रा यूरो है और 20वां देश जिन्होंने यूरो को अपनाया वो है क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। नेक्स्ट है मैथ के क्वेश्चन। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और उसका आंसर भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसे स्किप करते हैं और जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जीएस जीके के, वहाँ से चालू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, इसे भी याद रखें। और भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। और किस किस देश से होकर गुजरती है इसका फोटो टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ हूँ, वहाँ आप लोग जाके याद कर लें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नोट डाउन कर लें इसे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद है 37। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्य के आर्थिक संसाधन एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में जो है राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन और शक्ति के अधिकार देने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 में जो है समान आचार संहिता का उल्लेख किया गया है, जो गोवा में सिर्फ लागू है। अनुच्छेद 47 में जो राज्य को नीति निर्देशक दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रावधान करे। और आपको बता दें यहीं पे कि मिड डे मील योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 से चालू हुआ था, इसे याद रखें। इस बार बिहार एसएससी मेंस में, बिहार एसएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। यहीं पे आप लोगों को बता दें कि मिड डे मील योजना जो है भारत में 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ है, इसे याद रखें। इस बार बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ किया गया है, तो ये डेट भी याद रखें। 15 अगस्त भी पूछ देता है, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का यही प्रक्रिया है, तो ऑप्शन डी हमारा
सही आंसर है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है एवं अन्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। आप लोग यहाँ भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वे स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति बन गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी तक था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? लास्ट वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था। भारत में 3 बार हो चुका है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 1962 में, 1971 में, 1975 में। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था, याद रखिएगा। और 1962 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आपातकाल एक बार संसद में अनुमोदन के बाद 6 महीना तक लागू रह सकता है। और नेक्स्ट है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत के संविधान के उद्देशिका में, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया है। संविधान सभा में प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो वो है आपका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिया गया था। अगर याद होगा तो आप सेट बनाने में बहुत आसानी हो रही होगी आपको। बलवंत राय मेहता समिति की गठन जो है 1957 ईस्वी में किया गया था, जो कि आज़ादी के 10 साल के बाद किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान किया गया था। मल्होत्रा समिति के बारे में पूछेगा तो यह जो बीमा क्षेत्र के सुधार से था, और रेखी समिति का संबंध जो अप्रत्यक्ष कर से था। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका गठन जो है सरकारिया समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत 1990 ईस्वी में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। नियोगी समिति का गठन जो है ईसाई मिशनरी की गतिविधियों पर किया गया था। और राजमन्ना आयोग का गठन जो है अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। संथानम समिति की रिपोर्ट पर, याद रखिएगा, संथानम समिति की रिपोर्ट पर सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत लक्षण को नहीं बदला जाएगा। प्रस्तावना में भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि हमने बता दिया, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? यह किया जा सकता है संसदीय विधि के द्वारा। ऑप्शन
सी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति यदि अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाते या उनका उल्लंघन करते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी संसद में लाया जा सकता है। एक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया जैसा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संघात्मक सरकार में क्या होता है। तो संघात्मक सरकार में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार का प्रावधान किया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार का लक्षण विद्यमान है। भारतीय संविधान को डी बसु ने संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण कहा है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो वह है बरगद। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बोथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नाफेरा इंडिका है। इसे याद रखिएगा, इसका फोटो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। वो है आपका गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लासिंटा गंगेटिक है। इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, इसे याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है चिली का चुकी कामाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है। यह जो है कोपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चिली का जो अटाकामा मरुस्थल है वो नाइट्रेट खान के लिए प्रसिद्ध है। इसे याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है। यह जुड़ी हुई है मेघा पाटेकर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में मेघा पाटेकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या जो दिल्ली में है और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। लेकिन देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। इसे याद रखिएगा। और अप्रैल 2020 से 16 भाषाओं में जनगणना शुरू है। कितनी भाषाओं में। तो 16 भाषाओं में। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना बांध जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। दलदली मिट्टी कचकिरण में सही है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि ये सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश ये गलत है क्योंकि पीट मिट्टी जो है वो मालाबार क्षेत्र में पाया जाता है केरल वाले इलाके में। तो ये गलत है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में है। अगर पिछले वाले डिस्कशन देखे होंगे तो ये सब करा दिए गए हैं। ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ
कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। इसे दोमट मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार की होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। दूसरी है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जोत मिट्टी कहते हैं और लावा मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका काला रंग जो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलकता होती है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो है कायांतरित सेलों के टूट फूट से होता है, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये याद रखिएगा। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी या मखरली मिट्टी। यह मिट्टी जो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है और निच्छालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी जो है मालाबार क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जिसे पीट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें चाय, इलायची, काजू की खेती सर्वाधिक होती है। देश में मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल पीली मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी में अम्लता कम करने के लिए चूना मिलाते हैं और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। इतने सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मिट्टी से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। एक और है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जो कि जोधपुर राजस्थान में। इतना आप लोग नोट कर लें, कभी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? यह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लाल रंग जो होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। नीला रंग जो होता है ये भी कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है कूट पात से भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा जो है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन ये होता है सीएनजी के कारण। ऑप्शन सीएनजी से कम प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का फुल फॉर्म है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी एक गंधहीन गैस है। इसके लीक का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है और ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को फ्लाई ऐश कहते हैं। ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को फ्लाई ऐश कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना असंभव है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लेकिन इसको नोबेल प्राइज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण मिला था। आर्किमिडीज जो है ये इन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन परजीवी पादप है? कसकुट जो है परजीवी पादप है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है अमलगम क्या है? तो अमलगम जो है एक तरल पारा मिश्र धातु है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। इसका प्रमुख अयस्क सिनेबार है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर और थर्मोमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक संतति से दूसरे संतति तक ले जाता है। यही याद रखिएगा। राइबोसोम को आत्महत्या का थैलिक कहते हैं, जिसकी खोज डी रूबे ने किया था। गोल्जी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसको मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 300% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो वह है आपका ऑप्शन बी कैल्शियम की। दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद एवं चमकीला इनेमल का मोटा आवरण होता है। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है मानव शरीर में। दांत मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसका फार्मूला होता है 2123। बच्चों में 20 अस्थायी दांत होते हैं, जिसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिचुंबक पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
प्रतिचुंबक को इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होता है उसे प्रतिचुंबक कहते हैं। इसका उदाहरण है कॉपर, जिंक, जल, नमक, तांबा, सोना, चांदी। और लोह चुंबक, वो इसको इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण इस्पात, कोबाल्ट, निकेल और लोहा। और अनुचुंबक, इसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय होता है उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम आता है। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, इनमें से कौन टैग पॉलीमेरेज एंजाइम का स्राव करता है? वो करता है इस्चेरिया कोलाई। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप, मोडेका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, तो इसका प्रतिफल युवा अशांति है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नई शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लाया गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई थी के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है वस्तु संयोग स्थापन्य का उदाहरण क्या है? तो एक वस्तु यदि दूसरे वस्तु के पूरक हो तो उस वस्तु को संयोग स्थापन कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पेन और स्याही, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। नेक्स्ट है जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सामाजिकरण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 के पावर 15 मीटर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे किलोमीटर पूछ देता तो 10 के पावर 12 किलोमीटर होता, 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। और पार्सेक जो है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है और सबसे बड़ा दूरी मापने की इकाई जो है वो पार्सेक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय मात्रक। नेक्स्ट है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? वो है जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गिरनार अभिलेख भी रुद्रदामन से संबंधित है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर जो है जूनागढ़ अभिलेख ही होगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, याद रखिएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का भी उल्लेख किया गया है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा था, पुलकेशिन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का अभिलेख है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। हाथी गुफा अभिलेख का खारवेल ने लिखा था। महरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। और याद रखिएगा अभिलेख के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, जो ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? तो मंगल पांडे का संबंध जो है वो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग सर्वप्रथम दिसंबर 1856 में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी को कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था, इसका अध्यक्ष महाकश्यप था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, इसमें सावकमीर अध्यक्ष थे और कालाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और यह जो शासनकाल था वो अशोक का था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सी आर दास मतलब चितरंजन दास। स्वराज पार्टी का उद्देश्य 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेकर सदन में सशक्त रूप से विरोध सरकार का करना था, सरकार का विरोध करना, सशक्त रूप से सरकार का विरोध करना था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो यह जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान मुसलमानों के लिए किया गया था। 1909 के भारतीय परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित है? चलिए देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
मार्ले मिंटो सुधार 1909 केंद्र में द्वैत शासक, ये गलत है क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधि से संबंधित था, इसे याद रखिएगा। और दूसरा जो है आपका चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसका संबंध जो है आपका किससे है तो प्रांतों में द्वैत शासक से है, ये याद रखिएगा। और आपका आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, इसका जो संबंध है वो केंद्र में द्वैत शासन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये तैयार किया था आपका पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। श्यामालाल प्रसाद गुप्त ने झंडा गीत दिया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा का। और बिकाजी कामा जो है यह जो है सर्वप्रथम विदेश में भारतीय तिरंगा को फहराया था 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था, तो यह जीता था फ्रांस ने, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 2022 में फीफा कप को जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के, ये याद रखिएगा। प्रथम फीफा कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे में आयोजित हुआ था और प्रथम फीफा कप जो है उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा कर जीता था, ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक बार फीफा कप कौन जीता है तो वो ब्राज़ील जीता है। नेक्स्ट है अगला एशियाई खेल कहाँ होगा, तो 2022 का एशियाई खेल अब 2023 में आयोजित किया जाएगा, जो कि 19वां संस्करण है हांगजूंग शहर में, जो कि चीन में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ, बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, जितने सेट कराए जा रहे हैं उसे कर लीजिए, फिर आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को दोस्तों के साथ लेकिन ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, उसमें जो है नाभिकीय विखंडन हुआ था, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का नाम फैट मैन था। परमाणु विखंडन का सिद्धांत ओटो हॉर्न ने दिया था, जबकि परमाणु बम की खोज रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 1945 को यूएसए में किया गया था। और याद रखिएगा कि भारत में 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। और दोबारा जो है 13 मई और 11 और 13 मई को 1998 में किया गया था 1998 में, जिसका कोड नेम शक्ति 98 था। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, यह आके मिलती है आपकी देवप्रयाग में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अलकनंदा और धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा। अलकनंदा और नंदाकिनी जो है वो नंद प्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा और पिंडार नदी जो है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्र प्रयाग में मिलती है, इसे याद रखिएगा। इसका फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है जागोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, तो वह है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पोलिनेशिया त्रिकोण के अंतर्गत हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड आता है। स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दरोगा में। ये स्वर्णिम त्रिकोण ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु स्लेम, ये सुमेलित है। जबकि दुर्गापुर उड़ीसा गलत है, क्योंकि दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। भिलाई जो है राउरकेला उड़ीसा में है, यह भी गलत है, जो कि जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है, तमिलनाडु स्लेम ये सम्मिलित है। दुर्गापुर जो उड़ीसा में है ये गलत है, क्योंकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भारत में प्रथम वास्तविक रूप से निर्मित लौह इस्पात कारखाना टिस्को है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य दिया गया है या नेशनल पार्क दिया गया, देखते हैं। काजीरंगा असम में है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, इसे भी याद रखिएगा। नंदनकानन जो है वो उड़ीसा में है और मेलघाट जो है वो महाराष्ट्र में है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अन्य देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नागौर कर्नाटक में है। सुल्तानपुर झील जो है वो हरियाणा में है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। इन सबों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। मैंने इसके ऊपर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जबकि दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर गोवा में है
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। गोरसप्पा जलप्रपात का वर्तमान में नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है वराही नदी पर कर्नाटक में, इसे याद कीजिएगा। नामचिंग नामूफ कोयला क्षेत्र कहाँ है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। बटुमिन्स कोयला को जो है मुलायम कोयला कहते हैं और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म मंडल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल, संवहन मंडल, निचले मंडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः सभी प्रमुख प्रकार के वायवीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। समताप मंडल को जो है शांत मंडल कहते हैं, इसमें हवाई जहाज की उड़ान बढ़ी जाती है। और आयन मंडल को जो है संचार मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सह्याद्री। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ने वाला दर्रा को पालघाट दर्रा कहते हैं। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर्वत को जो है वो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम, ये सही है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश, ये सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। जबकि सिपला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये गलत है। सिपला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। दीफू यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। नेक्स्ट है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? यह जो है सिक्किम में बहती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने शाहू द्वितीय को मुक्त किया था? वह किया था मुअज्जम ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम उत्तराधिकारी बना, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से फेमस है। याद रखिएगा, मुअज्जम को जो है क्या कहते हैं? शाह बेखबर, यानी बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहते हैं। जहांदार शाह को याद रखिएगा लंपट मूर्ख कहते हैं। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फर्रुखसियर ने चिनक्लीज खां को दक्षिण भारत का 6 सूबेदारी प्रदान की थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस ने लिखी थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। टॉलमी ने जो है भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी लिखा था। और थॉमस रो जो है वो 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला AIMS कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? यह स्थापित किया था अपना मीर कासिम ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मीर कासिम ने मुंगेर में बारूद बनाने का भी कारखाना खोला था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच दस्तक के प्रयोग को लेकर विवाद हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका थी, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद शहर को स्थापित किया और उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है? चलिए देखते हैं हम लोग। कालक्रम सही जो है ऑप्शन बी सही है। रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य प्रभु, उसके बाद तुलसीदास, ये याद रखिएगा। तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे और इसका बचपन का नाम राम बोला था। रामानुजाचार्य जो है इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, याद रखिएगा इसको। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन किया था और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ। इस समय जो मार्ले जो है भारत का सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किनके सहयोग से हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सती प्रथा का उन्मूलन एक्ट 17 के द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा।
भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा प्रतिबंध के विरोध में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया था। और यहाँ पे आ गया दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? तो यह संधि जो है 1615 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जहांगीर का सबसे बड़ा राजनीतिक सफलता मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करवाना था। याद रखिएगा, मेवाड़ की अधीनता किसने स्वीकार कराई थी? तो वो जहांगीर ने स्वीकार कराई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर जो है मकराना से लाया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मकराना राजस्थान के नागौर जिला में है और मकराना श्वेत मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण बनाने में लगभग 22 साल लग गया था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। कांग्रेस पार्टी का जनक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है। इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है यज्ञ की देखरेख कौन करता था? यह करता था ब्रह्मा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ब्रह्मा जो पुरोहित था अथर्ववेद का पुरोहित था। होत्री जो है वो ऋग्वेद का पुरोहित था। उद्गाता जो है वो सामवेद का पुरोहित था, याद रखिएगा। और अधर्व्यू जो है यजुर्वेद का पुरोहित था। नेक्स्ट है सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो यह नीति अकबर ने अपनाई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सुलह एक कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। सुलह एक कुल की नीति के अंतर्गत सभी धर्मों को एक साथ समान व्यवहार अपनाना था। नेक्स्ट है इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने अबिसिनिया को 1935 ईस्वी में जीत लिया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मुसोलिनी ने 1922 में रोम पर कब्जा कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। और 1945 ईस्वी में इटली में फांसीवाद का अंत माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।